Hello my dear students, today we will discuss with a most important topics product of two vector। एक बहुत ही important टॉपिक है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें हम तीन तरीके के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर वन डॉट प्रोडक्ट, डॉट या इसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सेकंड हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्केलर ट्रिपलेट। क्या होती है ये तीनों चीजें आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जो सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसे आप लोगों ने डिस्कस करना है वो है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या कहता है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? पहली चीज तो आप ये समझेंगे कि तो जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम लोग को डिस्कस करनी है कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसको हम देखते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। इसके जरा हम सबसे पहले नेमिंग पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्यों हम इसको डॉट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, और कंसीडर कर लीजिए इनके बीच की एंगल जो है थीटा। और दो वेक्टर का जब भी हम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये ध्यान देंगे कि दैट कंडीशन विल बी फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो यहाँ वेक्टर ए और जो वेक्टर बी होगा वो दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो सपोज देयर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। और ये भी ध्यान देंगे जो थीटा है ये 0 to पाई के बीच में लाई करेगा। जैसे ये ए बी से यहाँ पे ए बी से या तो कोनिसाइड कर जाएगा या मैक्सिमम ये यहाँ जा सकता है, यानी ये एंगल आपकी पाई हो जाएगी। इसी के लिए कंडीशन होगा। तो दो वेक्टर्स क्या होंगे, दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे और इनके बीच की एंगल 0 to पाई के बीच में लाई करती है। अब इसका नाम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्यों रखा जाता है, इस पे आप ध्यान देंगे। डॉट प्रोडक्ट इसलिए इसका नाम रखा जाता है क्योंकि इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे दोनों के बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालते हैं और इनकी जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड इनके बीच की एंगल का कॉस होता है। ठीक है, इसे हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब जरा आ जाइए, तो ये हो गया दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है
वो आपका होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू आती है, ये डॉट थोड़ा हल्का है, फिर से बड़ा कर दिया, ये बीच में डॉट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू अल्टीमेट आती है वो एक स्केलर वैल्यू आती है। कभी भी दो वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर कभी भी नहीं आ सकती है। इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। तो ये तो बेसिक्स हो गया कि दो वेक्टर का डॉट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। अगली चीज हमको डिस्कस करना है कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लगभग 16 प्रॉपर्टीज को जब आप कवर कर लोगे तो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट का बोर्ड लेवल का एनसीईआरटी लेवल का कोई भी लॉजिक आप सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं जिनका इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हुआ, और वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, मैं शॉर्ट में डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट 16 प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नंबर 1। आपने बहुत जगह ये चीजें पढ़ी हुई हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालोगे और कहीं भी आप वेक्टर बी डॉट ए की वैल्यू निकालोगे, बोथ आर इक्वल। तो आप इसे लैंग्वेज में इस तरीके से कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होल्ड्स कम्यूटेटिवली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आइए, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर जीरो वेक्टर ही आएगा। ओके, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कस करते हैं। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अगर आप लैंग्वेज से समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसे ऐसा समझें कि वेक्टर ए डॉट विद इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे वो आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसपे हम डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट टू मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन लगाने में। इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। इसका आप डायरेक्ट यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें कि अगर दो वेक्टर, कई क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, रीजन आप बहुत ही सिंपल है, समझ सकते हैं, क्योंकि उनके बीच की एंगल cos 90 हो जाएगी और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन डायरेक्टली यू कैन राइट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। या कहीं क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 दिया है तो भी आप समझ सकते हो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम लोग डिस्कस करते हैं, फिफ्थ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स? इसमें दो तरीके के प्रोजेक्शन होंगे, एक स्केलर प्रोजेक्शन होगा और एक वेक्टर प्रोजेक्शन होगा। तो प्रोजेक्शन का मतलब स्केलर प्रोजेक्शन आप समझेंगे, कुछ भी नहीं लिखा है मीन्स वो स्केलर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन पूछा जाए तो भी वही बात है, स्केलर प्रोजेक्शन पूछा जाए तो भी वही बात है। वेक्टर ए वेक्टर बी,
तो दैट विल बी इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसे आप सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। ओके, या आपसे ऐसा पूछा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो जो जिस पे प्रोजेक्शन होगा यानी जो ऑन के बाद होगा वही यूनिट वेक्टर के रूप में आ जाएगा। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए या वेक्टर बी डॉट, इसे आप वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। एक और होता है वेक्टर प्रोजेक्शन। हालांकि ये जो वेक्टर प्रोजेक्शन है इस पे क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल या एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ कि इस पे क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल में या एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं इसे ग्रीन से कर देता हूँ। क्वांटिटी एग्जाम में कहीं कहीं आपको इस पे क्वेश्चन मिलेगा। वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कुछ नहीं होगा इसमें, सिर्फ एक चीज आपकी बढ़ जाएगी। ये जो आपका वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी था, इसके साथ एक बार और आपका यूनिट वेक्टर बी आएगा। इसे आप अल्टीमेट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट ये वेक्टर बी होगा। ठीक है, यही फार्मूला आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो चूंकि दोनों जगह मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आएगा तो इस मैग्नीट्यूड का मैं जगह कम है इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कुछ है नहीं, ये वेक्टर ए डॉट ये मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर को आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वही चीज यहाँ भी आएगी, तो डॉट प्रोडक्ट के नाते इसे सेपरेट लिखा गया और नीचे डायरेक्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए पूछा जाए, देन यू कैन सॉल्व इन द सेम वे। तो ये 6 प्रॉपर्टीज थी जिन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। 10 और प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली। चलिए कुछ अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम आगे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कहती है प्रॉपर्टी 7? बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन में यूज होता है। देखें, अभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा हो कहीं वेक्टर ए डॉट वेक्टर, तो आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, फार्मूले के अकॉर्डिंग यही होगा। और फिर इनके बीच की एंगल क्या हो जाएगी? दो सेम वेक्टर है तो 0 होगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी अल्टीमेट आपका रिजल्ट निकला कि वेक्टर तो ये क्या आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन लगाने में कई जगह आएगा और इसका बहुत यूज होगा, ये आप जान लेंगे। और ऐसा भी आप इसे जरा याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर ए डॉट, इसका आप बहुत यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट देखें जरा, एक और देखें इसी तरीके से जो यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अभी सपोज करिए यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई, तो इन द सेम वे दोनों के बीच की एंगल क्या होगी? 0 होगी।
तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई स्क्वायर। और ये होता क्या, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। इन द सेम वे अगर हम यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे लेते हैं या यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के लेते हैं तो सभी की वैल्यू आपकी 1 आती है। ओके, नेक्स्ट जरा देखें 9 क्या कहता है। 9 देखें, अब इसी तरीके से वेक्टर आई डॉट जे अगर आपसे कहा, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर होता है सब 1 हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना। दिस और इन दोनों के बीच की एंगल क्या होगी, ये दोनों तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर आई जे के एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये हो जाएगा cos 90। तो अल्टीमेट क्या आएगा, पूरा का पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी कि आई जे जे के आई अगर इनमें इनको हम साइक्लिक ऑर्डर में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दैट विल बी के आई होगा, सॉरी ऑलवेज 0। तो आई डॉट आई इंटू जे डॉट आई डॉट ए सॉरी आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। फार्मूला क्लियर मैंने कर दिया आपको। और आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0, ये भी फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखें, बहुत ये भी आपका खूब यूज होगा, 10वां पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ये है b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन अगर इन दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसे आप याद रखें। ये 10वीं प्रॉपर्टी है जिनका क्वेश्चन लगाने में बहुत ही अच्छा यूज होता है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आते हैं 11 पे। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 11 जैसे लिखा है लेम्डा डॉट लेम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा, तो इसका मतलब लेम्डा को आप ऐसे रहने देंगे, ये जो वेक्टर्स हैं इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ऐसा भी आता है जिसे देख के आप कंफ्यूज होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग क्लियर रखें। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट लेम्डा वेक्टर, ओके, वेयर लेम्डा इज एनी कांस्टेंट और स्केलर, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। एक अगली प्रॉपर्टी पे आप डिस्कस करें, प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या कहता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर्स। ओके, इफ vector A and vector B implies like vectors। लाइक वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी विस्तार से बताया गया। लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, जो एक ही लाइन पे लाई करते थे या जो एक दूसरे के पैरेलल होते थे, यानी उनके बीच की सीधे एंगल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी वेक्टर ए डॉट बी आप निकालेंगे दो लाइक वेक्टर का, तो cos थीटा में थीटा 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देन दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है,
इन द सेम वे अगर ये लाइक की जगह क्या है अनलाइक, लाइक नहीं क्या है अनलाइक वेक्टर्स, तो अनलाइक वेक्टर्स में क्या होगा, दोनों के बीच की एंगल सीधे एक अगर ए टू बी जाएगा तो दूसरा किधर जाएगा बी टू ए जाएगा, मतलब एंगल जो थीटा होगी अनलाइक के केस में वो पाई हो जाएगी, और कास पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। इन दैट केस क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर आपके लाइक वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा, और अगर अनलाइक हैं तो उनके बीच क्या एंगल पाई हो जाएगा, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये 12 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। 4 और प्रॉपर्टीज को हम लोग क्विकली कवर करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट इसके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लगाते हैं। ओके, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले लास्ट में जो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने बताई है, ये आप लोग जरा फिर से देख लीजिए, ये वहाँ स्क्रीन पे नहीं आई थी। बहुत ही सिंपल सा है, जैसे अभी आपने प्रॉपर्टी नंबर 7 जो वहाँ पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लेकिन अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और दोनों के बीच की एंगल क्या हो जाएगी cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, यानी ये जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ये मैंने वहाँ डिस्कस किया था, वो स्क्रीन पे क्लियर नहीं आई थी। चलिए अब आगे पे आते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी नंबर 13 है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कहता है ये, अभी हमने देखा लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड the second vector vector b is equal to b1i plus b2j plus b3k। अब ये भी आपको बताया गया है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। जो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओके, देन cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, अभी आपने पढ़ा है ऊपर के पॉइंट में, ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये फार्मूला ये जो निकल के आ रहा है, इस फॉर्म को भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन लगाने में डायरेक्ट यूज होगा। cos थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान देने हैं, पहली चीज, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
या इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो थोड़ी देर पहले भी आपने देखा भी, तो ये cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। ये कहानी आप लोग समझ रहे होंगे। और इसमें अगली चीज कि थीटा इज इक्वल टू 0, यानी अभी जो लाइक वेक्टर का केस था, वेक्टर ए आर एंड बी आर पैरेलल, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लाइक वेक्टर्स, ठीक है। इन दैट केस a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप ध्यान रखेंगे। If two vectors, vector a and b are given in its component form, ठीक है, such like vector a is equal to a1i plus a2j plus a3k and vector b is equal to b1i plus b2j plus b3k, then we have already discussed the formula about this, vector a dot vector b is equal to ab cos theta। इसी फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करें, then we can write that cos theta is equal to vector a dot b upon magnitude of vector a b, magnitude of vector b। इन cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, एंड इन द सेम वे आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ जो दो रिमार्केबल पॉइंट आपके निकल के आते हैं, उसे आपको ध्यान देना है कि अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो cos थीटा क्या हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू 0, then a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 is equal to 0 हो जाता है, and these two vectors are parallel या like vectors आप कह सकते हैं, then theta is equal to 0, and in this case your result will be a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। okay, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज है जिन पर डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 13 तक हो गया था, 14 पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 14 में देखें जरा, सपोज करिए दो वेक्टर हैं, इस तरीके से लिखे हुए हैं, माइनस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर, तो सिंपली स्केलर को स्केलर के साथ और वेक्टर को वेक्टर के साथ जो भी प्रोडक्ट का साइन है, अभी यहाँ डॉट पढ़ रहे हैं, आगे हम डॉट पढ़ रहे हैं, आगे भी हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके साथ ऑपरेट करेंगे, यानी -1 जो दोनों में दिया गया है ये +1 हो जाएगा, और ये जो वेक्टर ये हैं इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से लिखा हुआ है, अगर सपोज करिए ये लिखा है माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये सारे फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व करने में आएंगे, वहां आप इसे क्वेश्चन के साथ देखेंगे, चीजें और भी बहुत क्लियर होंगी। यहाँ इनिशिएटिवली मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट देखें, 15 पॉइंट है, इफ देयर आर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये होल स्क्वायर के फॉर्म में, होल स्क्वायर का सीधा सा मतलब हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जब इसे आप अल्टीमेट सॉल्व करोगे तो ये कहानी कुछ इसी तरीके से आएगी, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इन द सेम वे अगर यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है तो और कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगर दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट से आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट आपका क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए
स्क्वायर माइनस ये वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इन द सेम वे अगर आप समझो रिजल्ट को इस तरीके से दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/4 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर। ये किसी क्वेश्चन में फार्मूला आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ कोई खास यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यूज करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आपको दिया गया है तो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर दिया गया है तो आप 1/4 वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां मोस्टली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर दो वेक्टर दिया, ठीक है, अगर दो वेक्टर के बीच में कोई साइन नहीं है, जैसे एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, यहाँ कोई साइन नहीं है, दो ही साइन होगा, या तो डॉट होगा या तो क्रॉस होगा, इन दोनों में से कुछ भी नहीं, दो वेक्टर के बीच में ना तो डॉट है ना तो क्रॉस है, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसका जो रिजल्ट आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक, तो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ना तो इसके बीच में डॉट लगा है ना क्रॉस लगा है, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड, देयर इज नो मीनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं। और इसी तरह से अगर एक स्केलर है, अगर एक स्केलर है, जैसे सपोज करो लैम्डा को स्केलर लेते हैं और एक वेक्टर है, इसके बीच में अगर कुछ है या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, दो ही की बात यहाँ की जा रही है, कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे लैम्डा डॉट वेक्टर ए लिखा है या लैम्डा क्रॉस वेक्टर ए लिखा है, यानी एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में कुछ डॉट या क्रॉस है तो भी इसका मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यानी होना क्या चाहिए, अगर दो वेक्टर है तो उसके बीच में डॉट जरूर होगा या क्रॉस जरूर होगा, तभी ये डिफाइन होगा। और अगर एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है तो इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई साइन नहीं होगा, तब ये डिफाइन होगा। ये याद रखेंगे, कॉम्पिटिशन में भी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर दो वेक्टर हैं तो उन दोनों वेक्टर के बीच में आइदर डॉट और स्केलर होना ही होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो नॉट डिफाइन होगा, जैसा मैंने अभी लिखा। और अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है तो उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हो गया डॉट या क्रॉस तो वो नहीं डिफाइन होगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद ये आप ध्यान देंगे, ये आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इनका यूज है, तो इन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अब 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं, तो ये आपका इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी एंड अब तक के सीबीएसई बोर्ड के सारे क्वेश्चंस दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पे हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड विथ न्यूमेरिकल्स, ऑल द न्यूमेरिकल्स, ओके।